हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मिसाल स्टडी 2.0 पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी लिया था और उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ के बारे में स्टडी करेंगे। यानी टॉपिक रहेगा ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए हम लोगों ने उसका अगर प्रारूप देखा था तो वो था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a, b और c क्या थे? रियल नंबर थे और a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं था। अब देखिए इस इक्वेशन में एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि x का कोई ऐसा वैल्यू हम लोग रख दें, वैल्यू ऑफ x का कुछ ऐसा वैल्यू रख दे कि इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या कर दे? 0 कर दे। x का कुछ ऐसा वैल्यू तो पॉसिबल होगा ही जो इसको क्या कर दे? 0 कर दे, इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू को 0 कर दे। तो हम लोग बोलेंगे उस x का वैल्यू को वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द इक्वेशन इक्वल टू 0, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यही है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x का कुछ ऐसा वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को क्या कर दे? 0 कर दे। ठीक है, अब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो डिग्री है यानी पावर है वो क्या है? 2 है। पावर इसका 2 है तो इसके ज़ीरोज़ होंगे कितने? इसके ज़ीरोज़ होंगे 2। ठीक है, पहले ज़ीरोज़ को हम लोग ले लेते हैं अल्फ़ा, दूसरे को ले लेते हैं बीटा, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हैंस ए एक्स के जगह पे अल्फ़ा, ये दोनों किसके वैल्यू हो सकते हैं? एक्स के वैल्यू हो सकते हैं। तो ए इंटू एक्स के जगह पे आप पहले अल्फ़ा को पुट कीजिए, α² प्लस बी इंटू अल्फ़ा और प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, एंड फिर बीटा को पुट कीजिए, a इंटू β² प्लस b इंटू बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। इस प्रकार ये अल्फ़ा बीटा जो होंगे वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाएंगे? ज़ीरोज़ कहलाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब देखिए फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, देखिए डिस्क्रिमिनांट जो है वो एक वर्ड डिस्क्राइब से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, बताना। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या बताएगा? इट टेल्स द नेचर ऑफ ज़ीरोज़ या रूट्स। इट टेल्स द नेचर ऑफ रूट्स। ये रूट जो होंगे वो रियल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, ये सभी बताएगा ये डिस्क्रिमिनेंट। और d का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें कोई पूछे कि आप बताइए कि d का वैल्यू क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं d का वैल्यू क्या होगा। पहले आप इस इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, यानी इस इक्वेशन को आप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखिए। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 2x², ये x² हुआ, प्लस bx, ये भी ठीक है, बट प्लस c है यानी प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये किसका वैल्यू होगा? ये a का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये किसका वैल्यू होगा? ये b का वैल्यू हो जाएगा। ये किसका वैल्यू होगा? c का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब d का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट आपसे पूछा जा रहा है तो वो होता है b²
माइनस 4ac, यानी 5a² माइनस 4 इंटू 2 इंटू c का वैल्यू -3, यानी 25 प्लस 24, यानी कुल आपका जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 49 के इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? अब देखिए फिर यहाँ पे डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते क्यों हैं? डिस्क्रिमिनेंट को डी से इंडिकेट करते हैं, तो इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते क्यों हैं? क्योंकि मैंने बताया कि ये क्या करता है, तो ये रूट के नेचर को बताता है कि वो रूट का नेचर जो होगा वो किस तरीके का होगा। देखिए सिंपल है, इसको बहुत ही आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। डी का वैल्यू अगर हुआ ग्रेटर देन 0, इफ़ द वैल्यू ऑफ डी इज़ ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी डी का मतलब क्या? ba² माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो रहा है, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब क्या? अल्फ़ा और बीटा इनका वैल्यू रियल तो होगा बट ये दोनों क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, यानी दोनों का जो वैल्यू होगा, जो मान होगा, वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, इफ़ डी इज़ इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब क्या कि अगर ba² माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल हो रहा है 0 के, तो अल्फ़ा और बीटा जो होंगे ये इनका वैल्यू जो होगा वो रियल भी होगा और ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल इसको याद रखिएगा लोग। थर्ड नंबर, अगर डी का वैल्यू स्मॉलर देन 0 आ रहा है, छोटा आ रहा है 0 से, देन रूट्स आर विल नॉट रियल, तो रूट का जो वैल्यू होगा वो रियल नहीं होगा। ठीक है, इमेजनरी हो सकता है वो। ठीक है, आपको ये मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जब आप पढ़िएगा 11th क्लास में, तो ये ठीक है। इफ़ डी इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डी का वैल्यू 0 के इक्वल होता है तो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी उनका रियल वैल्यू संभव है। लेकिन डी का वैल्यू अगर बड़ा हो रहा है, अगर डी का वैल्यू बड़ा हो रहा है किससे? 0 से, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अल्फ़ा और बीटा जो होंगे वो रियल वैल्यू तो होंगे लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। और थर्ड रूल क्या बोल रहा है कि अगर डी का वैल्यू छोटा हो रहा है 0 से, तो रूट्स जो होंगे वो रियल वैल्यू नहीं होंगे, यानी रूट के अंदर हो सकता है वो निगेटिव वैल्यू लेकर चले हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं।